हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में स्कोप ऑफ ई बिजनेस टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। काफी पोर्शन उसका आज खत्म कर देंगे, कुछ ही पोर्शन मैं पेंडिंग छोड़ूंगा। ठीक है जी। वैसे रेनबो वाले के लिए तो बहुत सब कुछ आसान हो गया, आज ही मेरी बात हो रही थी। स्कोप ऑफ ई बिजनेस में टॉपिक है हमारे पास 5। तुम्हें सिर्फ एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग है। आउटसोर्सिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज कट, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग के कट, ठीक है, जॉइंट वेंचर कट, होली ओन्ड सब्सिडरी कट, एक्सपोर्ट प्रोसीजर की 17 हेडिंग है, सिर्फ हेडिंग से याद करनी है। आपको बोल दिया मैटर कट। पूरा चैप्टर ही उड़ा रखा, कुछ कर ही नहीं रखा भैया। ठीक है जी। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ चीजें नॉलेज के लिए पढ़ो, ट्वेल्थ के लिए पढ़ो। आज नहीं पढ़ोगे ट्वेल्थ में पढ़ोगे, परेशान हो। तो आज पढ़ लो। बेटा, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। मैंने ना लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, सॉरी, इंटरनेशनल बिजनेस। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में बेटा एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग की सबसे पहले बात करी। केशव, राघव, इधर देखो। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग की बात करी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्सिंग की बात करी। ठीक है ना जी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड वन बात करते हैं लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग की, और फोर्थ में बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। अब कोई बोले ना बेटा, मेरा आधे घंटे का बैच होता है, मुझे इंटरप्शन नहीं चाहिए इस बैच के अंदर, थोड़ा स्पीड पे चलने दो, मुझे भी खत्म भी करने दो भाई सिलेबस। पेपर भी आ रहे हैं सर पे। बेटा, मैं शुरू की दो बातें समझा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। अभी बात करते हैं लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग की। बेटा, लाइसेंसिंग हो या फ्रेंचाइजिंग, एक पहली बात तो एक बड़ा माइन्यूट सा फर्क है, वो मैं फर्क बिल्कुल लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच, ठीक है जी, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को फॉरेन कंट्री में अलाउ करती है कि आप मेरी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, जस्ट लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट मेनली। ठीक है जी। जो पार्टी अलाउ करती है उसको बोलते हैं लाइसेंसर या फ्रेंचाइजर। क्या फर्क होता है ये भी पता लगेगा अभी बेटा। और जिस पार्टी को अलाउ करती है उसे बोलते हैं लाइसेंसी या फ्रेंचाइजी। पर इसके बदले में लाइसेंसी या फ्रेंचाइजी के ऊपर एक टर्म्स एंड कंडीशन आती है। वो कंडीशन ये है कि आप एक तो फ्रेंचाइजी फीस दोगे, साथ ही साथ रॉयल्टी भी दोगे। दोनों बातें बता देता हूं फर्क क्या होता है, सुन लेना। चलो मैं पहले लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग का फर्क बताता हूँ, फिर ये बातें बताता हूँ। बेटा, क्या फर्क होता है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में? licensing is regarding with production of goods और franchising is regarding with production of services। और रेस्टोरेंट हमेशा एक सर्विस है, ये ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं कहूं बर्गर किंग, तो बेटा बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी होगी। अब ये मत कहना कि उसमें तो गुड्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं, बर्गर मैन्युफैक्चर हुए। बेटा, रेस्टोरेंट को हमेशा ही सर्विस माना गया, वो गुड्स मानते ही नहीं हम। डोमिनोज फ्रेंचाइज ही है, समझ में आई बात? केएफसी फ्रेंचाइज ही है, पिज्जा हट फ्रेंचाइज ही है। क्लियर है बात? लेकिन अगर कोका कोला मैन्युफैक्चर करने की बात हो, वो बेटा लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है। कोका कोला कंपनी यूएसए ने यहां पर किसी को प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए इन तीनों चीजों का अधिकार दे दिया, वो लाइसेंसिंग है। क्लियर है जी बात? ठीक है। अब मैं बताऊं बेटा कुछ बातें और। बेटा, सबसे पहले फ्रेंचाइजिंग फी और रॉयल्टी, ये क्या फर्क है? बेटा, आप डोमिनोज की फ्रेंचाइजी के लिए, लेट्स सपोज मैकडी की नहीं है उसकी बात करते हैं, आप मैकडी की फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है जी। आपने फ्रेंचाइजर को कहा जी मैं मैकडी की फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ सहारनपुर सिटी में। उसने कहा जी ले सकते हो, 3 करोड़ रुपए हमारी फ्रेंचाइजी फीस और कुछ खर्चे। उसने कहा जी खर्चों में क्या है? उसने कहा जी हम पूरा एरिया सेटअप करके देंगे आपको, सारी मशीन हम प्रोवाइड करेंगे जिनकी कीमत ही 1 से 1.5 करोड़ रुपए, सब मशीनें हमारी तरफ से। ठीक है जी। इंटीरियर डिजाइनर हमारा आएगा, ठीक है जी, पेंट वगैरह हम करा के देंगे, सब सेटअप हम करा के देंगे, बस आप हमें जगह प्रोवाइड करोगे, चाहे रेंट की हो चाहे आपकी हो। ठीक है जी। और 1 करोड़ रुपए हमारी फ्रेंचाइजिंग फी है, जो नॉन रिफंडेबल है, कभी रिफंड नहीं होगी। काम धंधा चाहे आज बंद कर दो, चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद। ठीक है। ये तो क्या भैया फ्रेंचाइजिंग फीस की बात और खर्चों की बात। लगभग 1 करोड़ रुपए फ्रेंचाइजिंग फीस फीस है मैकडी की।
ठीक है। रॉयल्टी क्या होती है बेटा? डिसाइड हुआ कि जब हम डेली बेसिस पे सेल करेंगे, जो फ्रेंचाइज है डेली बेसिस पे धंधा चलाएगा और सेल करेगा, तो बेटा सेल में जो प्रॉफिट होगा उसका 30% फ्रेंचाइजर को देगा और 70% खुद रख लेगा। ये कैसे पता लगेगा सेल में कितना प्रॉफिट है? अंदाजे से बता दिया, मैकडी ने हमारा 50% प्रॉफिट है, ठीक है जी, जितनी दिन की सेल होगी उसका 50% प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मान लो बेटा आज पहले दिन की आपकी सेल हुई 50,000, आउटलेट की सेल 50,000, प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000। 25,000 में से बेटा 30% इधर बचा दो चुपचाप, रोज का रोज, मतलब 7,500 रुपए, और 17,500 मतलब बचा हुआ 70% वो आपका है। 17,500 आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट में शेयर क्यों दे रहे हैं? पहली बात तो ये 30% आप दे रहे हो, ये रॉयल्टी है, और आपको ज्यादा शेयर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सारे खर्चे आपके हैं। आउटलेट पे जितना स्टाफ रखा है सबकी सैलरी आप देते हो, बिजली का बिल आप देते हो, जनरेटर में पेट्रोल डीजल आपका है, मेंटेनेंस चार्जेस आपके, सब खर्चे आपके हैं, रेंट आपका है, सब कुछ आपका है, इसलिए 70 आपका, मतलब 1 करोड़ देने के बाद भी रॉयल्टी जाती रहेगी। ये है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट। ठीक है जी, दोनों में सारी बातें कॉमन है, बस फर्क सिर्फ एक ही बात का है, लाइसेंसिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेट करती है, फ्रेंचाइजिंग सर्विसेज। ऑल ओके? ठीक है, अभी डिटेल और पढ़ते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो थोड़ी देर के बाद का मुद्दा है, आगे बढ़ाते हैं बात। बेटा बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में दो तरीकों से आ सकती है। एक चीज को हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरी चीज को हम बोलते हैं बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फर्क पता होना चाहिए, 12th क्लास में चले जाओ, रुंगे में पता पुता कुछ है नहीं। बेटा क्या फर्क होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एफडीआई। भैया इतने बिजनेस न्यूज चैनल पे ये काम बोली जाती है, एफडीआई। भाई साहब कॉमर्स साइड से पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, ये नहीं पता होता एफडीआई क्या होती है। एफडीआई क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर बेटा फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है और इस तरीके से आ रही है कि आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम बोलेंगे एफडीआई। फॉरेन से पैसे आए, सिर्फ पैसे नहीं आए, आदमी खुद आ गया, उसने लैंड बाय करी, उसने कहा मैं इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, इंडिया में मार्केटिंग करूंगा, बेचूंगा, एंड आई एम रिलाइंग ऑन द प्रॉफिट इनकम। इस बेटा इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे एफडीआई, कि वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, बेचेगा, खाएगा, कमाएगा, प्रॉफिट पे रिलाय कर रहा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉरेन से सिर्फ पैसे आए, बंदा वहीं बैठा रहा अपने देश, और क्या कर रहा है इंडिया में? इंडिया की कंपनियों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहा है, उनके शेयर बाय कर रहा है, उनके डिबेंचर्स बाय कर रहा है, इंटरेस्ट इनकम पे रिलाय कर रहा है, डिविडेंड इनकम पे रिलाय कर रहा है, बैठा वो अपने देश में ही है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, प्रोडक्शन नहीं कर रहा, मार्केटिंग नहीं कर रहा, प्रॉफिट नहीं कमा रहा, वो क्या कमा रहा है? डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फर्क समझ में? क्लियर है बेटा? पूरे चैप्टर में इसकी कोई बात नहीं है फर्दर, दो बातें एफडीआई से। पहली बात जॉइंट वेंचर, दूसरी बात हॉली ओन्ड सब्सिडरी। बेटा दोनों पर बातें, जॉइंट वेंचर और हॉली ओन्ड सब्सिडरी सामने देखना चाहिए। बेटा पुराने जमाने की बात है, एग्जाम्पल आज भी मिल जाएंगे, लेकिन पुराने जमाने की बात है जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन के बाद ये अलाउ कर दिया ना कि आप इंडिया में पैसे लाकर डायरेक्टली प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकते हो, तो बेटा इंडिया ने ना इनिशियली 100% एफडीआई परमिट नहीं करी किसी भी सेक्टर में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में आप ऑटोमोबाइल बनाना चाहते हो, 100% अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हो। भाई दूध का जला छाछ को फूक के पीता है। 200 साल की गुलामी के बाद ना शुरू में तो इंडिया से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम बाहर वालों को कैसे बुला ले, पर 1991 में मजबूरी में वर्ल्ड बैंक के चक्कर में आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया, अब बुला तो लिया बाहर वालों को। अब एक डर सताता रहा 1991 में आपको कि भाई अगर ये आ गए और इनको 100% कंपनी बनाने दी, इन्होंने यहाँ कंपनी बना दी, पता लगे हम कुछ दिन के बाद इकोनॉमिकली गुलाम फिर हो गए इनके, हमें इनकी इतनी आदत पड़ गई कि हम इकोनॉमिकली गुलाम ना हो जाए। ठीक है ना? पॉलिटिकल गुलामी 200 साल की सही है, उन्हें लग रहा था 50 साल भी नहीं हुए इंडिपेंडेंस मिले हुए, कहीं पता लगे दोबारा इकोनॉमिकली गुलाम हो जाए। तो इंडिया ने क्या करा, अपना पूरा रुतबा रखा और ये बोल दिया कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ तो सकती है, बट
आपको क्या करना पड़ेगा, किसी इंडियन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा, हैंडशेक करना पड़ेगा। एक ऐसी कंपनी बनेगी जिसमें 51% शेयर इंडियन कंपनी का ही होगा, आपके पास 49% शेयर ही रहेंगे, आप होल्ड नहीं कर सकते मेजोरिटी इंडिया में। पूरे खतरनाक नियम के साथ इंडिया आ गया। अब ज्वाइंट वेंचर बनने शुरू हुए, बहुत सारे बने, ठीक है जी। नाम आपके सामने हिस्ट्री आज भी है, मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, टाटा डोकोमो, सबके एग्जांपल दिए हुए हैं ज्वाइंट वेंचर थर्ड चैप्टर में। समझ में आती है जी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैंने अभी तक जितनी भी बात बोली, ठीक है जी। वो बात अलग है कि बाद में गवर्नमेंट ने एफडीआई आज की तारीख में हर सेक्टर में 100% परमिट की हुई है। इसी वजह से सुजुकी अलग कंपनी भी इंडिया में एक्सेस बनाती है, 100% सुजुकी है, वह नाम नहीं है मारुति का। होंडा अलग कंपनी भी है, 100% होंडा अकेली, हीरो के साथ नहीं है, एक्टिवा भी बनाती है। क्लियर है ना ये बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आया? ज्वाइंट वेंचर क्या था? बेसिकली पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर। ठीक, आगे बढ़ो, आगे की बात करें। ये क्या है? हॉली ओन्ड सब्सिडरी। बेटा पहले तो सब्सिडरी कंपनी क्या है उसी की बात करता हूं, फिर हॉली ओन्ड सब्सिडरी की बात करता हूं। बेटा अगर कंपनी ए कंपनी बी में 51%, बस 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करेगी, तो बेटा जो कंपनी होल्ड करेगी उसे हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। और बेटा जिस कंपनी में होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करे तो जो कंपनी होल्ड करेगी होल्डिंग या पेरेंट कंपनी कहलाएगी। जिस कंपनी में होल्ड करेंगे उससे हम बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। दूसरी बात बेटा, व्हाट इफ कि आप 100% शेयर होल्ड करो, पूरे 100 करो, तो बेटा आपका नाम कभी नहीं बदलता, आपको आज भी होल्डिंग या पेरेंट कंपनी बोलते हैं, ठीक है जी। इस कंपनी को हम थोड़ा सा चेंज नाम से बुलाते हैं, इसका नाम हो जाता है हॉली ऑन्ड सब्सिडरी। हॉली ऑन्ड मतलब तो समझ ही गए हो ना, कंप्लीटली ऑन सब्सिडरी। एक ही बंदी, एक ही कंपनी ऐसी है जो 100% होल्ड करता है दूसरी कंपनी, ठीक है। आप होल्डिंग पेरेंट कहलाओगे, आप हॉली ऑन्ड सब्सिडरी कहलाओगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रख लेना बेटा, हर देश हॉली ऑन्ड सब्सिडरी सेटअप करने की परमिशन नहीं देता। चाइना नहीं देता, चाइना कहता है मेरे देश में हॉली ऑन्ड सब्सिडरी नहीं आ सकती कोई भी कंपनी, ठीक है जी। इंडिया अलाउ करता है, ठीक है। इसलिए इंडिया में आप देखते हो एक हॉली ओन्ड सब्सिडरी जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैंने पहले भी इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इंडिया में कंपनी बनी, 100 के 100% शेयर बाय करे यूनिलीवर ने। यूनिलीवर यूएसए की कंपनी है, इसने 100 के 100% शेयर होल्ड करे हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर में। हॉली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया में बनी हुई है, जबकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है इसको बनाना, ठीक है। मैंने स्कोप ऑफ ई बिजनेस में बेटा हर चीज का इंट्रो दे दिया एक बार। अब मेरिट डीमेरिट की बात करते हैं, लेकिन मैं इस बार बहुत तेजी से बात करूंगा, मुझे आज ही 2 खत्म और करने हैं टॉपिक, आज ही, ठीक है जी। मैं एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग उड़ा दूंगा, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग आज ही उड़ा दूंगा। कल बचे हुए तीनों, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी, ज्वाइंट वेंचर और हॉली ओन्ड सब्सिडरी। वैसे ज्यादा टाइम है, परसों से एक्सपोर्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे, ठीक है नहीं। मैं उन सबका भी ध्यान रख रहा हूँ भैया जिनके स्कूल का पार्ट है, जिनके स्कूल का पार्ट नहीं भी है तो मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ, पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा, ठीक है जी। आओ जी, श्री गणेश करते हैं। पहले एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग की बात करते हैं, एडवांटेज और लिमिटेशन। पुत्र मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहीं पर बता सकूं, वहां पर पढ़ लेंगे जाकर। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग की बात करते हैं, इधर देखना। मान लो आप इंडिया से एक्सपोर्टिंग कर रहे हो यूएसए में, उसके क्या फायदे, या इंडिया में बैठकर इंपोर्टिंग कर रहे हो चाइना से, उसके क्या फायदे, ठीक है जी। फायदे और नुकसान देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपको नहीं लगता एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग ज्वाइंट वेंचर और हॉली ओन्ड सब्सिडरी के सामने कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने की? यार ज्वाइंट वेंचर और हॉली ओन्ड सब्सिडरी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग कितने सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा। अगर इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री चाहिए तो इससे सिंपल मोड नहीं है, पहली एडवांटेज तो यही है, सबसे सिंपल मोड। दूसरी एडवांटेज बेटा, आप दूसरी कंट्री में टाइम और पैसा कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते। मान लो आप इंडिया से बैठ के एक्सपोर्ट कर रहे हो यूएसए में, आपने
यूएसए में कोई बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रखा है, कोई बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है? पैसा तो 1 रुपया भी नहीं कर रखा। अपने देश में बैठते हो, कस्टम के थ्रू गुड्स पहुंचा रहे हो, ना टाइम ना पैसा। सिंपलेस्ट मोड, ना टाइम ना पैसा। तीसरी बात, अगर टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा तो अगर कभी एक्सपोजर आया, कोई रिस्क आया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट या टाइम पर आ सकता है? नहीं आ सकता। मान लो कल को यूएस से गवर्नमेंट कहते जी ट्रेड बंद इंडिया के साथ, तो चलो ट्रेड बंद कर लो, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। यही सोचो, वहां होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप कर रखे और ज्वाइंट वेंचर सेटअप कर रखे होते और यूएसए और इंडिया के संबंध बिगड़ जाते, आपको आपके देश भेज देते, करोड़ों रुपए वहां छोड़ के आ जाते हो, पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाती। ठीक है ना जी? अब सोच कर देखो ना भैया, इसराइल में जितने भी इराक के लोग रह रहे थे या उनकी इन्वेस्टमेंट थी, सबको भगा दिया, अरबों रुपए डुबा के भागे। सर एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में ये खतरा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। क्लियर है ना बात? तीनों बातें सिंपलेस्ट मोड है, नहीं तो देख रहे हैं पुत्र जी सारे सिंपलेस्ट मोड है। दूसरी बात, फॉरन में ना टाइम लगा रहे ना पैसा लगा रहे। जब टाइम और पैसा नहीं लगा रहे तो एक्सपोजर या रिस्क आएगा? उस पैसे और टाइम पर एक्सपोजर या रिस्क भी कुछ नहीं है। तीनों एडवांटेज है, तीन लिमिटेशन की बात करो। कोई गैस करना चाहे तो कुछ बताए, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग का नुकसान क्या है? पहला नुकसान, बेटा अगर आप एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि गुड्स वेसल के थ्रू जाने वाला है, क्योंकि गुड्स वेसल के थ्रू जाने वाला है और वेसल में हजारों तरीके के रिस्क है, आप बहुत सारी एडिशनल पैकेजिंग करके गुड्स भेजते हो, पैकेजिंग पे बहुत खर्चा करते हो। ठीक है जी? साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रेट का बहुत खर्चा करते हो। ये सोचो, आप यूएस से गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, भाई पैकेजिंग पे खर्चा, फ्रेट पे खर्चा, और यही यूएसए में अगर ज्वाइंट वेंचर या हॉली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप कर देते और वहीं गुड्स बनाते तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना आती, पैकेजिंग कॉस्ट ना आती, कस्टम ड्यूटी ना लगती। फिलहाल तो तीनों खर्चे करने पड़ रहे हैं। लिमिटेशन है पहली, समझ आती है? दूसरी बात, बेटा एक्सपोर्टिंग फिजिबल ऑप्शन होगा ही नहीं अगर किसी दूसरे देश में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लग रखी हो तो। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में एलईडी खरीदना बैन है क्या? फटाफट बताओ, इंडिया में एलईडी खरीदना बैन है? हमारे ऊपर नहीं। और मैन्युफैक्चर करना इंडिया में बैन है? नहीं। लेकिन आपको बता दूं, इंडिया में एलईडी एक हद से ज्यादा इंपोर्ट करना बैन है। तो दूसरे देशों के एंगल से सोचो, क्या उनके लिए एक्सपोर्टिंग एक फिजिबल ऑप्शन है अगर मेरे देश में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लग रखी है तो? नहीं है ना फिजिबल ऑप्शन। ऐसे केसेस में आपके लिए बेटर क्या है, आप इंडिया में आके कंपनी सेटअप करो, ज्वाइंट वेंचर या हॉली ओन्ड सब्सिडरी, यहां से मैन्युफैक्चर करके बेच लो इंडियन को, तो ज्यादा कमा लोगे। समझ में आती है बात? क्लियर है बात? मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, बेटा इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करना बैन है? मैन्युफैक्चर कर सकते हो, इंडियंस खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत आती है हमें बात बाय करने में? कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इंपोर्ट कर सकते हैं, करके दिखाओ। सर एक्सपोर्टिंग, इधर बोल मुंह पे है। तो चलो दुबई का ये मतलब नहीं है तो कुछ भी ठालेगा, कस्टम में बिठा देंगे, जिंदगी में उठना नहीं दिया जाएगा। अभी आपको ने किस्सा नहीं पता, अभी लेटेस्ट में एक किस्सा हुआ है एक आदमी के साथ, मतलब चलो मैं आपको बता देता हूं तो आपको थोड़ा सा ना अवेयर हो जाओगे। एक पर्सन गया, मेरे जानकारी में ही है, ठीक है जी, और ऐसा फंस चुका है कि मैं आपको आइडिया नहीं दे सकता। ये जितने कूदते रहते हो ना कस्टम, और दूसरे देश के लॉ नहीं पता होते और खुश हो जाते हैं हम, भाई साहब ऐसे फंसोगे कभी बाहर नहीं आओगे। एक पर्सन थाईलैंड में था, ठीक है जी, और एक पर्टिकुलर चॉकलेट आती है, वो चॉकलेट होती है नशीली, ठीक है। उसके दोस्त ने कहा दिया भाई तो मेरे लिए लेके आएगा, यार तैश में आ गया, ठीक है हाँ भाई ले आऊंगा तेरे लिए। उसने वहां खुद भी कंज्यूम करी, ठीक है जी, और उसने अपने लिए पैक करा दी। पर उसका जो वे था वापसी आने का, वो थाईलैंड से इंडिया नहीं आ रहा था, थाईलैंड से पहले जा रहा था हांगकांग, ठीक है, चाइना का ही पार्ट है। फ्लाइटली हांगकांग, हांगकांग पे कस्टम वालों ने जब्त कर लिया, ठीक है जी। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने अपनी भाषा में बताने की कोशिश करी कि भैया मेरे मेरे से किसी ने मंगाई थी,
वो गधे ने ये भी नहीं कहा कि मैंने अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदी है, किसी ने मंगाई थी, बस उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि किसी ने मंगाई थी, यानी कि हमारे देश में कुछ गलत फैलाना चाह रहा है या ये वो, भाई साहब उसको कस्टडी में ले लिया उन्होंने। और मैं आपको बता देता हूँ मैटर कितना लंबा हो चुका है। उसको कस्टडी में ले लिया, अब उसकी माताजी इंतजार कर रही है, मेरे बेटे की फ्लाइट आएगी, फ्लाइट आएगी, फोन नहीं मिल रहा 4 दिन से। 4 दिन हो गए भाई साहब आए नहीं। हांगकांग पुलिस का कॉल आता है तो पता लगता है जी ये जेल में है वहां पर। ठीक है जी, यहां से उसके भाई और फैमिली बड़ी मुश्किल वीजा लगवा के वहां जाते हैं, रोज के 1 लाख रुपए लॉयर ले रहा है। ठीक है जी, 30 दिन के बाद के लैब टेस्ट रिपोर्ट आनी थी अभी उस चॉकलेट की। ऐसा फंस चुका है वो आदमी, ये नहीं पता कब वापसी आएगा इंडिया। हांगकांग की जेल में है। जेल अगर फेवर में कुछ ना हुआ तो 7 से 14 साल की जेल है वहां पे। गोल्ड ले आओगे दुबई। ये अभी इस चॉकलेट की बात हो रही खाली। हाँ, वही मैं कह रहा था, समझा रहा था, समझ नहीं आ रहा सर। जब देश के लॉ ना बताओ ना, कूदना नहीं चाहिए ऐसे। और ये सहारनपुर के एक बंदे के साथ हुआ है। चलो खैर, लेट इट बी। बात बता रही तुम्हारे को कि कितना डेंजरस हो सकती है कोई चीज। सर इधर देखो, इंडिया में इंडिया में गोल्ड बैन नहीं है, ना मैन्युफैक्चर करना ना खरीदना, लेकिन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है। तो क्या एक्सपोर्टिंग फिजिबल ऑप्शन है दूसरे देशों के लिए? इंडिया में एक्सपोर्ट कर पाएंगे? भाई इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है तो वो एक्सपोर्ट कैसे कर लेंगे? समझ में आ रही है दूसरी लिमिटेशन? ठीक है जी, एक्सपोर्टिंग फिजिबल ऑप्शन नहीं होता अगर सामने वाले देश में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा रखी हो तो। ठीक है, एडिशनल पैकेजिंग पहली लिमिटेशन, फिजिबल ऑप्शन नहीं है दूसरी लिमिटेशन। तीसरी बात बेटा, जब आप एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग के बिजनेस में होते हो ना, मान लो आप एक्सपोर्टिंग में हो, यूएस से एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके एग्जीक्यूटिव ने या आपने कितनी विजिट दी होती है दूसरी कंट्री को? 2-3। आप गए वहां पर, उनका थोड़ा सा सिस्टम समझा, थोड़ा सा कस्टम समझा, गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किया, यहाँ से ढूंढ लिया बायर, बायर मिल गया, चलो बेच दिया सामान। सर हम उस देश के कस्टम के बारे में, वहां के कस्टमर की प्रेफरेंसेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते होते। तो बहुत ज्यादा नहीं जानते होते, ये हमारे लिए कई बार लिमिटेशन बन जाती है कि एक आध बार तो हमारा ट्रेड सक्सेसफुल होगा, दोबारा शायद हमें ऑर्डर भी नहीं मिले, क्योंकि हम वहां के बारे में कुछ नहीं जानते। और ज्वाइंट वेंचर और हॉलीवुड सब्सिडरी में होता है, जब हम दूसरे देश में जाके बैठ जाते हैं, भाई उस देश के बारे में सब कुछ जान जाते हैं, उससे कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जान जाते हैं, उनके कस्टम्स जान जाते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं, उसके हिसाब से कमाते हैं। तीनों लिमिटेशन समझ में, तीनों एडवांटेज समझ में लो। मैं 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, पढ़कर खत्म करो बेटा। ये मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एक बार ना टॉपिक शुरू हुआ हुआ है एनसीईआरटी में, शुरू में ही स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ये हमने डिफरेंस पढ़ा था, इससे पहले ही टॉपिक शुरू हो रहा है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। यहाँ पहले ना सारे के सारे टॉपिक का ना इंट्रो दिया गया कि लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी, दोबारा ये टॉपिक स्टार्ट हुआ मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ एडवांटेज लिमिटेशन के साथ है। तो मैं एक ही जगह पढ़वाऊंगा भाई, एडवांटेज लिमिटेशन के साथ पढ़ के खत्म करें, पहले अलग पढ़े फिर दोबारा अलग पढ़े, फायदा नहीं है। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग शुरू के बेटा 2-3 बातें पढ़ दो, 4-5 लाइनें देख लो। ठीक है जी, और मैंने हमेशा बताया एक्सपोर्टिंग का मतलब बेचना नहीं होता, भेजना। ठीक है जी, इंपोर्टिंग का मतलब खरीद कर लाना नहीं होता, बस लाना ही होता है फॉरेन से। पढ़ना जरा शुरू की 4-5 लाइनें, क्लियर हो जाएगी ये बात। तो यहां तक ही पढ़ लो बस। डन। चलो, एडवांटेज बेटा तीनों फटाफट से, तीनों ही पढ़ा दी मैंने। इजिएस्ट वे है, सिंपलेस्ट मोड यही बताया मैंने। सेकंड पढ़ो, ना पैसा ना टाइम दूसरी कंट्री में लगा रखा। तीसरी पढ़ो, जब पैसा और टाइम नहीं लगा रखा तो एक्सपोजर क्या आएगा? 0। रिस्क क्या आएगा? 0। ठीक है, पहली लिमिटेशन, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कस्टम ड्यूटी सब लगेगा। पढ़ो, पूरी करो। ठीक है, सेकंड पढ़ो, फिजिबल ऑप्शन नहीं है अगर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लग रखी है दूसरे देश में तो। ठीक है, तीसरा,
आपने फ्यू विजिट्स ही दे रखे हैं बस फॉरेन कंट्री में, ना कस्टम जानते ना कुछ जानते। पढ़ो। ठीक है, मेरी तरफ देखो। लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग की मेरिट की और लिमिटेशन की बात करते हैं फटाफट से। बेटा आपने मैकडी की फ्रेंचाइज इंडिया में ले ली, इधर देखो नाम किसका चल रहा है, मैकडोनल्ड्स का। लाइसेंसर का फ्रेंचाइजर का नाम चल रहा होता है, ठीक है जी। पैसे किसके लगे हैं, लाइसेंसी के फ्रेंचाइजी के पैसे लगे। तो अगर कभी कुछ थ्रेट आया या एक्सपोजर आया, लाइसेंसर की इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है, उसने तो इन्वेस्टमेंट कर ही रखी है ब्रॉड में, नाम भी चल रहा है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रखी। मैकडी का नाम भी चल रहा है और मैकडी ने 1 रुपया भी नहीं लगा रखा, ठीक है जी। अगर इंडियन गवर्नमेंट मैकडी पे कोई एक्शन लेना चाहे तो भैया आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ तो उसका 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। हमेशा लाइसेंसी फ्रेंचाइजी का पैसा लगता है, पहली एडवांटेज लाइसेंसर फ्रेंचाइजर का नहीं लगता, उसके एंगल से एडवांटेज है, ठीक है जी। इसलिए अगर कभी एक्सपोजर आया तो लाइसेंसर फ्रेंचाइजर का 1 रुपया नहीं लगा, उसके एक्सपोजर भी 0 है। तीसरी बात, बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन इसलिए लेती भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है अगर मैंने अगर एक्शन लिया तो सिर्फ इंडियंस पे ही एक्शन होगा। भाई ये तो मानते होंगे ना कि किसने खरीद रखी है फ्रेंचाइजीज, किसने खरीद रखी है लाइसेंसी, कौन है लाइसेंसी, सब इंडियंस है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी एक्शन लेना भी हुआ उनके खिलाफ तो वो इंडियंस के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही बैकफुट पे रहेगी कि इन्होंने कुछ किया भी नहीं, इन्होंने तो उल्टा पैसे भर रखे हैं, रॉयल्टी भी दे रहे हैं, ऐसे इनका नुकसान हो जाएगा, मैंने कुछ एक्शन लिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन भी नहीं लेती। अभी तक जितनी बातें बोली समझ में, तीनों डन है, पक्का। चौथी बात, बेटा लाइसेंसी फ्रेंचाइजी को ही परमिशन है नाम इस्तेमाल करने की, पेटेंट इस्तेमाल करने की, इसलिए बेटा आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। यार एक बात सोचो, आप एक नया ब्रांड बनाओ XYZ बर्गर्स, उसको वर्ल्ड फेमस बनाने में कितना टाइम लगेगा, वर्ल्ड फेमस छोड़ो, शहर में फेमस होने में कितना टाइम लग जाता है, लोगों की जुबान पे लाने में, लोग सेल बढ़ाने में। और यही सोचो आप पहले दिन मैकडी की फ्रेंचाइज ले लो, पहले दिन की सेल ही 50,000 रुपए होगी, लिख के ले लो आज, पता नहीं यही होएगा ना। तो एडवांटेज तो है आपके फेवर में कि आप सामने वाले का नाम इस्तेमाल करते हो, ट्रेडमार्क इस्तेमाल करते हो, एड उसके नाम पे करते हो, कॉपीराइट पेटेंट उसके इस्तेमाल करते हो, सब कुछ उसका इस्तेमाल कर रहे हो। क्लियर एडवांटेज सारी, लिमिटेशन क्या है इस बिजनेस में, लिमिटेशन क्या है, नहीं ना चलने की तो बात ही नहीं है। ऑब्वियसली बेटा हम फ्रेंचाइजी के लिए पे किसी को 1 करोड़ रुपए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चलता है। यार अगर कोई चीज चलती नहीं है तो उसके लिए फ्रेंचाइजी फी पे करेगा। हाँ, अच्छा, वैसे ना चलने वाली बात है नहीं ना, 1 करोड़ क्यों देगा। बाकी चल तेरी मान लेता हूँ एडवांटेज, पर ये बुक का पार्ट नहीं है, ये वाली एडवांटेज जो मैं सुनना भी नहीं चाह रहा था। और बेटा अगर लाइसेंसी सेम बिजनेस में इक्विप हो जाए तो याद है ना क्या होता है, कुछ टाइम के बाद स्लाइटली डिफरेंट नेम से सेम धंधा शुरू करके बैठ जाएगा। सहारनपुर का हैंगरीज, पिछली बार बात बताई थी, बहुत डिटेल की स्टडी बताई थी आपको, कैसे डोमिनोज से अलग हुआ और कैसे सारा धंधा सेटअप हो, ठीक है ना जी। तो वो अगर लाइसेंसी इक्विप हो गया, मान लो भैया, होता तो एक्चुअली में यही है ना कि आप फ्रेंचाइजी हो, ठीक है जी, आपको काम सीखना है, आपको सिखाते हैं पिज्जा कैसे बनाएंगे, बर्गर कैसे बनाएंगे, आपको कहते हैं हमारी मेन किचन में आ जाओ, 30 दिन के लिए अपना कोई भी मेन शेफ भेज दो, उसको हम ट्रेनिंग देंगे। आपने क्या किया, एक पर्सन ने आपने शेफ अरेंज करा, भेज दिया भैया इनकी लोकेशन पे, 30 दिन 45 दिन की ट्रेनिंग लेकर आया वो, ठीक है जी। अब वो क्या कर रहा है, आपको सर्व कर रहा है, 5 साल उसने सर्व किया। 5 साल के बाद मान लो बेटा लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, आपने 5 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, रिन्यू किया नहीं। अच्छा जी, मान लो डोमिनोज की फ्रेंचाइज थी, आपने एक स्लाइटली डिफरेंट नेम यूज किया, डोमिनोज बराबर वाली बिल्डिंग ले ली और शुरू धंधा सेम, सब कुछ पता है कहां से आता है और कैसे बनाते हैं, बस यही एक पंगा है ऐसे बिजनेस में मेन। तो दूसरा, लाइसेंसर फ्रेंचाइजर चाहता है मेरी सारी टर्म्स एंड कंडीशन, मेरे सारे रूल्स अडेयर हो, फॉलो हो,
बेटा अगर आप फॉलो नहीं करते, कई बार उस चीज को लेकर बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, बाकी लिमिटेशन में एनसीईआरटी से कल ही पढ़वा दूंगा, एडवांटेज में मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।